हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सीरीज 13 का प्रारंभ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, नन ऑफ दीज। पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, समायोजित पूंजी पर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ओपनिंग कैपिटल। प्रारंभिक पूंजी पर। पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय हम ओपनिंग कैपिटल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग्स इज टेकन बाय द पार्टनर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड 6 month, 11/2 month, 13/2 month, 12 month। यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया हो तब आहरण पर ब्याज की गणना करते समय महीनों को कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के लिए, 11/2 मंथ के लिए, 13/2 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 13/2 मंथ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आहरण पर ब्याज लगाते समय हमें आहरण कब किया गया है इस बात का ध्यान रखना होता है। इन द बिगिनिंग 6/1/2 या 13/2 मंथ का प्रयोग हम करते हैं। इन द मिडिल 6 मंथ का प्रयोग किया जाता है। एट द एंड 11/2 या 5/1/2 मंथ का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर विच अकाउंट इज प्रीपेड फर्स्ट। नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन सा खाता प्रारंभ में बनाया जाता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, नन ऑफ दीज। पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाता, रोकड़ खाता, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिवॉल्यूशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता एक साझेदार के प्रवेश के समय जर्नल एंट्री बनाने के बाद पुनर्मूल्यांकन खाता रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है? प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बोथ प्रीफरेंस एंड इक्विटी शेयर, नन ऑफ दीज। पूर्वाधिकार अंशों पर, समता अंशों पर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रीफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, यह फ्लेक्सिबल होती है, बदलती रहती है, जबकि समता अंशों पर लाभांश की दर फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक टर्नओवर रेशो
इज कैलकुलेटेड इन। स्कंद आवर्त अनुपात की गणना की जाती है टाइम्स में, परसेंटेज में, रेशो में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टाइम्स, आवर्ती में। स्कंद आवर्त अनुपात की गणना आवर्ती में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लास इंटरवल 15 to 25 द मिड वैल्यू विल बी 20, 40, 15, 25। वर्ग अंतराल 15 से 20 में मध्यमान होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 20, क्योंकि हम जानते हैं कि मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस किया जाता है और अपॉन 2 करते हैं। तो हमारी जो क्लास इंटरवल दी हुई है 15 to 25, उसमें जो इसकी लोअर लिमिट है वो 15 है और जो अपर लिमिट है वो 25 है। दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इस प्रकार हमारा आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 24,000 on July 1st. The value of depreciation will be on 31st March. Rate of depreciation is 10%. 1 जुलाई में मशीन की लागत 24,000 रुपये, 31 मार्च में डेप्रीशिएशन ह्रास की राशि ज्ञात करनी है और ह्रास की दर 10% से है। तो ह्रास की राशि होगी, सभी वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करने के बाद भी अपना कमेंट दे सकते हैं। सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना चाहिए जिससे कि आपकी एक्टिविटी का पता चलता रहे। सुपर सीरीज़ में आपकी एक्टिविटी सराहनीय रही, कहीं ना कहीं उसके लिए एक लाइक तो सभी पार्टिसिपेट करने वालों के लिए बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1800। अब ये 1800 की राशि कैसे प्राप्त हुई है? डेप्रीशिएशन निकालने के लिए हमने लिखा है कॉस्ट वैल्यू $24,000 इंटू रेट 10% और 1 जुलाई में मशीन खरीदी है 31 मार्च तक, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमारे पास टाइम पीरियड रहा 9 मंथ अपॉन 12 इंटू 100। इस तरीके से वैल्यू क्लियर करने के बाद 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 से इसे डिवाइड करके 4 छिंग 24 और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 इंटू 10 इंटू 3 इक्वल टू 18। 1800 रुपये डेप्रीशिएशन वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट, डेफिसिट, सरप्लस, बोथ बी एंड सी। आय व्यय खाते के अंतर को कहते हैं, के शेष को कहते हैं प्रॉफिट लाभ, डेफिसिट न्यूनता, सरप्लस आधिक्य, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन बी और सी दोनों।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ, बी एंड सी दोनों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस को सरप्लस या डेफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल इन होम ट्रेड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड। कौन सा यातायात का साधन देशी व्यापार में तथा विदेशी व्यापार में प्रयोग किया जाता है? रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। किस यातायात का प्रयोग हम देशी तथा विदेशी दोनों व्यापारों में करते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट हमारे देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार दोनों में ही प्रयोग किया जाता है, जबकि रोड ट्रांसपोर्ट हमारे होम ट्रेड में यूज होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पर विदेशी व्यापार में अधिकांश यूज किया जाता है, जबकि रेल ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो देशी तथा विदेशी व्यापार दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज 3, 7, 13, 4, 9, 8, 6 असेंडिंग ऑर्डर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम। जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कौन सी संख्या से हम इसे स्टार्ट करेंगे? 3 से, 13 से, 9 से या 6 से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। असेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि हम जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटी संख्या को पहले रखते हैं, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में उस संख्या को दिखाया जाता है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और फिर से घटते क्रम में दिखाते हैं। तो पूरी सीरीज़ के अंदर हमें देखना है कि वह कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है। 3, 7, 13, 4, 9, 8, 6। तो हमने देखा कि 3 हमारी सबसे छोटी डिजिट है और असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय हम 3 को सबसे पहले लिखेंगे। यदि डिसेंडिंग की हम बात करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? फिर हम 13 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि 13 सबसे बड़ी संख्या है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर घटता क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस विषय से जुड़े अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।